मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा। तुम कब तक मुझे रोकोगे। ये पंक्तियां उस खास शख्सियत के ऊपर काफी सटीक बैठती है, जिन्हें कि एक बार काफी सारे देशों ने अपने देश में एंट्री करने से उनको साफ मना कर दिया था, पाबंदियां लगा दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका तक ने वीजा देने से इनकार कर दिया था स्पष्ट शब्दों में। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिनके गुरु थे, उनके आदर्श थे, जिनकी उंगलियां पकड़ के वो सीखे थे, वो आगे चले थे। स्पेशली बात करें राजनीति में, एक वक्त ऐसा ही आया कि उनके गुरुजनों ने, उनके प्रियों ने ही उनको दबाने की कोशिश करी किसी कारणवश। तो सोचिए, जब अपना ही हाथ खींचता और उसके बाद वो बिल्कुल पूरे के पूरे उन्होंने 100% एफर्ट लगा दिए कि उनको गिराने की। दरअसल इस व्यक्तित्व, ये जो व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ था उस प्रकार ही इनका चरित्र लगता है। था ना उसमें कि भैया अगर मैं सही हूं और मुझे अपनों से भी लड़ना पड़े तो किस प्रकार लड़ूंगा मैं, वो पूरा का पूरा इन व्यक्तित्व में झलकता है। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका अजीज मित्र हिमांशु कोटनाला। आज 17 सितंबर, आज आज़ाद भारत में पैदा हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के बाद जो सबसे लोकप्रिय, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो उनको ये जन्म दिवस पर आपको मोदी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे और आप इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें और इसी प्रकार हम आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो आज उनके जन्म दिवस पर, मोदी जी के जन्म दिवस पर आज बात करेंगे उनकी जो पूरा व्यक्तित्व रहा है बचपन से, उसकी एक छोटी सी झलकियाँ की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि कृपया करके इस चलचित्र का, इस वीडियो का कोई भी राजनीतिकरण मत करना है। ये मेरे खुद के भाव हैं और यही भाव प्रकट कर रहा हूँ। इसमें कोई पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं है कि मैं इस प्रकार पार्टी को प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं। और वो कहते हैं ना कि, और मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा विश्व कह रहा है कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें पसंद ना भी करें, वो भी उनके व्यक्तित्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सीखने की प्रवृत्ति हमेशा हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए। ये तो भगवान राम भी कहते हैं। आपको याद होगा जब रावण का भगवान राम ने वध कर दिया था, उसके बाद जब उन पे थोड़ी सांसें बची थी रावण पे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप जाओ और कुछ सीख के आओ उनसे। तो सीखा तो किससे भी जा सकता, तो ये कोई राजनीतिक चलचित्र नहीं हो। तो भाई आइए बात करते हैं मोदी जी के व्यक्तित्व की। बचपन में चाय वाले से किस प्रकार आरएसएस में गए, आरएसएस से किस प्रकार उन्होंने बीजेपी में एंट्री करी, बीजेपी में एंट्री करने के बाद उन पे बहुत बड़ी बड़ी लालचनें लगी। विदेशों ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, उन्हें आने में पूरी पाबंदी लगाई। लेकिन 2022 और 23 का जो लीडरशिप सर्वे हुआ था पूरे जो विश्व में हुआ था, उसमें 71% की रैंकिंग में मोदी जी सबसे नंबर 1 पे थे, अव्वल थे। और जो शक्तिशाली देश ने उनका वीजा रिजेक्ट किया था, उनके 41% अंक थे। यानी कितना बड़ा डिफरेंस है, देखिए। तो आइए बात करते हैं मोदी जी की। शुरुआत करेंगे, जन्म 15 सितंबर 1950 में हुआ था गुजरात के भावनगर में। पिता दामोदर दास मोदी, और अपने जो छह बच्चे थे, 6 बच्चों में से तीसरे बच्चे थे, वो थे मोदी जी। तो बचपन से ही मोदी जी के पिता जो थे वो चाय का स्टॉल लगाया करते थे रेलवे स्टेशन में। जो वाटनगर का स्टेशन था, वहाँ पर चाय का स्टॉल लगाया करते थे। तो मोदी जी भी बीच बीच में अपने पिता का हाथ बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए टी स्टॉल पर जाया करते थे। स्कूल में छुट्टी के बाद जाया करते थे।
देखिए, ये हमारी देश की बिल्कुल एक शक्तिशाली क्या बोलेंगे उसको, ये राजनीतिकरण है कि एक छोटा चाय वाला भी देखिए कहाँ से उठकर आज प्रधानमंत्री बना है, और प्रधानमंत्री ही नहीं बना है, पूरे विश्व में डंका है। कोई सोच सकते हैं हम लोग अगर खुद ही जब रास्ते पे चलते हैं तो हम जो ये रेडी वाले होते हैं इनको देख के, फेरी वालों को देख के, चाय वाले या इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति को देख के हम क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आने वाले टाइम पे इतना बड़ा बनेगा। तो यही पावर होती है लोकतंत्र की कि किसी को कहां से कहां पहुंचा दे। बहरहाल कहानी में वापस आते हैं। मोदी जी की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कोई इतने ज़्यादा औसतन विद्यार्थी थे, बहुत ज़्यादा टॉपर भी नहीं थे, औसतन विद्यार्थी थे। दरअसल इनको ये जो है ये कक्षा वाली, क्या कहते हैं उसको, कक्षा वाली विद्या लेने में ज़्यादा माहिर नहीं थे, लेकिन ये वास्तविक विद्या का ज्ञान कहाँ से लेना है ये मोदी जी को था। तो औसतन अपनी कक्षा में औसतन छात्र रहे मोदी जी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में बिल्कुल आगे रहते थे मोदी जी। मोदी जी दरअसल थिएटर में बहुत इंटरेस्ट था, रंगमंच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए तो आज बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की जो परिस्थिति बनती है मोदी जी उसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि रंगमंच, ये थिएटर बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर पर भी। थिएटर क्या करता, मतलब रंगमंच से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। साथ साथ में तैराकी का बहुत अच्छा ज्ञान था, मतलब इतने बढ़िया स्विमर थे, इतना अच्छे थे, तैराकी थे, स्पोर्ट्स अच्छा खेलते थे, इस प्रकार की एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखते थे। इनकी तैराकी के तो किस्से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब बात करेंगे मोदी जी के किस प्रकार बचपन से ही एक बलवान, एक रेबल एटीट्यूड जाग गया मोदी जी को। दरअसल बचपन से ही एक तो जो चाय बेचा करते थे जब रेलवे स्टेशन में, तो उनकी शब्दावली बहुत अच्छी हो गई थी, हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी मोदी जी की। साथ साथ में स्कूली शिक्षा का ज्ञान तो इतना, मतलब औसतन छात्र थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटियां बहुत किया करते। एक बार की बात है कि इतने अच्छे स्विमर थे और रिबल एटीट्यूड बचपन से ही था, बहादुर बचपन से ही थी। एक बार का बड़ा अच्छा किस्सा है कि इनके जो गाँव था, गाँव में एक मंदिर, उस मंदिर पे जाने के लिए पूरा तालाब हुआ करता था, तालाब को पार करके ही उस मंदिर में जाया जाता था। लेकिन परेशानी ये थी कि तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते थे वहाँ पर, बहुत सारे। तो जब वहाँ पर ध्वज था, मंदिर का ध्वज था, वो गंदा हो गया था, पुराना हो गया था, उसको बदलना। तो मोदी जी उस तालाब में मगरमच्छों के बीच में कूद गए और तैर के वहाँ गए और मंदिर से वो ध्वज निकालकर उसको चेंज कर दिया। यानी रेबल एटीट्यूड बचपन से ही था मोदी जी के अंदर, डरते किसी से नहीं थे। तो 8 साल की उम्र में उनको एक संस्था के बारे में पता चला, आरएसएस, और वो वहाँ जाकर शामिल हो गए आरएसएस में। आरएसएस के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हुआ करते थे लक्ष्मण राव ईमानदार, जिनको वकील साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनका बहुत बड़े रोल मॉडल भी रहे मोदी जी के, उसके बारे में आगे बात करेंगे किस प्रकार रहे। तो उन्होंने उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ, ये बालक जो है भले छोटा है, लेकिन ये आगे आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ करने वाला। इसी दौरान भारत और चाइना का युद्ध भी हुआ 1965 के करीब, और उस समय बहुत सारे जो सेना के सिपाही थे वो रेलवे स्टेशन से जाया करते थे, मोदी जी उनको सर्व करते थे, चाय वगैरह देते थे। तो उसके बाद मोदी जी पे देशभक्ति का जुनून सवार हो गया वहाँ से। उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं सेना में भर्ती हूँ। सेना में भर्ती होने के लिए आर्मी स्कूल के लिए उन्होंने जब अपना एडमिशन करने की कोशिश करी, शुरुआत की, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो वहाँ पर नहीं जा पाए। तो इसी प्रकार चल रहा था। साथ साथ में वो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे मोदी जी वास्तविक शिक्षा लेने के लिए, और विवेकानंद जी को तो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते थे मोदी जी। ये सारी चीज़ें ऐसे चलता रहा, लेकिन असली मोड़ मोदी जी के जीवन में तब आया जब केवल मात्र 15 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई, और 17 साल में उनकी शादी के लिए बोल दिया गया उन्हें। 17 साल की उम्र में, यानी 1967 में उनकी शादी के लिए। अब मोदी जी को दरअसल ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इनकी छोटी उम्र में इनकी शादी हो रही है। साथ साथ में वो देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहते थे, और वो जीवन का वास्तविकता की, जीवन की परिभाषा क्या है, इसको जानने की उनकी जो जिज्ञासा थी, उसके कारणवश उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया, घर छोड़कर भाग गए मोदी जी। सोचिए उस समय की बात है जब फोन हुआ करते थे, ना न्यूज़पेपर इतने थे, ना टेलीविजन इतने थे। उस समय मात्र 17 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए। किसी को कुछ नहीं पता मोदी जी कहाँ गए, कैसा गए, घर का माहौल अपना एक अलग ही हो। देखिए, बोलते हैं ना कि जितने भी महान लोग हुए हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके घर वालों को ही आई है।
क्योंकि घर वाले नहीं चाहते ना कि मेरे बच्चे, वो तो यही चाहते हैं मेरा बच्चा वही करे जो हम चाहते हैं, लेकिन महान लोग आदमी तभी बनते हैं जब घर छोड़ना पड़ता है उनको, और मोदी जी ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो पहुंचे अपने जो जिनको आदर्श मानते थे विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर दीक्षा मठ में उन्होंने कोशिश करी कि वहां पर शामिल होने की, लेकिन वहां पर स्वामी विवेकानंद यानी रामकृष्ण मिशन की एक अपनी एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि जो भी वहां एसोसिएट होगा या जो भी शामिल होगा उसके लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी थी। और साथ साथ में वहाँ पर जो सदस्य थे उन्होंने मोदी जी को कहा भी कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप इतने कठोर जीवन जी सको, आप घर चले जाइए वापस अपने घर परिवार वालों के साथ, उनके साथ समय बिताइए। लेकिन मोदी जी तो एक अलग ही रास्ते पे चल चुके। वहाँ से उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की यात्राएं करनी शुरुआत करी। वो कोलकाता गए, कोलकाता से वो अल्मोड़ा आए, हमारे उत्तराखंड में भी आए हैं मोदी जी। मोदी जी को असली ज्ञान उत्तराखंड से ही मिला है, अभी देखेंगे हम आगे। अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा से केदारनाथ गए, और केदार बाबा का जो आशीर्वाद मोदी जी को मिला है वो आज भी मानते हैं, इसीलिए हर वर्ष केदार बाबा के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ में रुके, ऋषिकेश में आए, उसके बाद बड़ोदरा होते हुए, राजस्थान होते हुए फिर से पहुंचे अपने वाटनगर। जैसी 2 साल बाद फिर वाटनगर जब पहुंचे मोदी जी, तो मोदी जी ने देखा कि घर वालों का फिर से वही रोना धोना, मतलब इमोशनल चीजें सारी चालू हो गई। मोदी जी जानते थे कि मैं दोबारा घर आया हूं तो मुझे ये कहीं ना कहीं इमोशनली परिवार वाले बोलेंगे नहीं बेटा अब तो शादी तो लगभग हो ही गई थी बचपन में, तो अब तुम्हें गृहस्थी संभालनी है। मोदी जी थोड़ा सा रुके घर में, उसके बाद फिर भाग गए घर से, भाग के गए अहमदाबाद में उनके मामा की टी स्टॉल थी, चाय की दुकान थी, वहां पर जाके अपना दोबारा से चाय से नाता शुरुआत हो गई मोदी। वहीं पर स्टॉल जहां पर चाय बेचा करते थे वहीं पर एक आरएसएस का मुख्यालय भी था। दोबारा से 19 वर्ष की उम्र में फिर से एंट्री होती है मोदी जी की आरएसएस में। फिर जो लक्ष्मण राव ईमानदार थे, ईमानदार है शायद, ईमानदार है, तो उनकी फिर से उन पे नजर पड़ी और वो आपस में फिर से दोबारा आरएसएस में जाके उन्होंने शामिल हो गए। आरएसएस में मोदी जी ने निडरता से और बहादुरी से इतने अच्छे काम किए। वो लोगों के पास जाते, लोगों की समस्याएं सुनते, गरीब लोग हो अमीर लोग, मतलब कोई किसी भी तबके के लोग के उनकी समस्याएं सुनते, उससे ग्राउंड लेवल, आज भी जैसे मोदी जी होते हैं ना, मोदी जी ग्राउंड लेवल से इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि मोदी जी ने सारी चीजें देखी हुई है फेस की। अब आती है बात इमरजेंसी की। 1975 में लगी इमरजेंसी, जो लगाई जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने लगाई। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस जैसी संस्थाओं पर डायरेक्ट बैन लगा दिया सरकार ने कि ऐसी संस्थाएं बिल्कुल प्रतिबंधित है, बिल्कुल काम ना हो। गुजरात इंदिरा गांधी विरोधियों का गढ़ बन चुका था, यानी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मीटिंग्स होती थी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सारे गुजरात में हुआ करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने सख्त ये आदेश दिए थे कि कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी करे उसको बंदी बना के और अपने जेल में डाल दिया जाए इमरजेंसी के दौरान। लेकिन वो बोलते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। आरएसएस ने अपना काम करना था लेकिन कोई इनिशिएटिव लेने को इतनी जल्दी तैयार नहीं था क्योंकि डायरेक्ट जेल में डाल दे रहे थे। मोदी जी ने पहल करी कि मैं करूंगा, तो उस दौरान क्या करते थे, भेष बदल कर मोदी जी कभी सरदार के भेष में, कभी सन्यासी के भेष में जाकर पूरा प्रचार करते थे आरएसएस का, या जो भी उस तरीके की नीतियां होती थी उसका। इसका फल मिला उनको इमरजेंसी के बाद। 1978 में जब इमरजेंसी उसी समय खत्म हो गई थी, 6 महीने बाद 1978 में आरएसएस ने उनकी निडरता को देखते हुए, उनके कामकाज को देखते हुए उनको राष्ट्रीय, मतलब एक रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया आरएसएस। उसी दौरान उन्होंने सन 1980 में स्नातक की डिग्री, जो गुजरात विश्वविद्यालय था वहां से स्नातक की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में भी कर दी, जिसमें सबसे बड़ा रोल उनका वकील साहब का था। वकील साहब ने उन्हें अप्रोच किया था, वो समझ गए थे कि मोदी जी के अंदर बाबा लीडर है, मोदी जी के अंदर लीडर है, यानी मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे अपने। इसी को देखते हुए काम जारी रखा मोदी जी ने, और आरएसएस ने उनकी मेहनता को देखते हुए, उनके टैलेंट को पहचानते हुए 1985 में उन्हें हैंड ओवर कर दिया मोदी जी को बीजेपी में। तो यहां से शुरुआत होती है मोदी जी के एक अलग इनिंग की, यानी राजनीतिक पारी। तो बीजेपी में शामिल हुए 1987 में, 1987 में बीजेपी ने उनको ऑर्गेनाइजर कमेटी का अध्यक्ष घोषित कर दिया।
दरअसल उस वक्त जितने भी, जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे, आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब के सब थे। तो ये बहुत सारी यात्राएं करते थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में थी रथ यात्रा, और उससे भी बड़ी जो एकता यात्रा थी, इसने मोदी जी को ये जो ओहदा था वो चरम लेवल पे आ गया, आसमान, सातवें आसमान में पहुंच गया। क्या है, हम लोग बात करते हैं 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा यानी कमंडल की राजनीति हुई थी, उसमें एक यात्रा जानी थी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या जानी थी, और इसका पूरा जिम्मा मोदी जी को सौंपा गया था कि किस प्रकार से ये यात्रा को कंडक्ट करना है। तो जो अयोध्या जानी थी यात्रा में, केवल गुजरात को छोड़कर जितने भी राज्यों से या जितने भी जगहों से ये यात्रा गई, वहाँ कहीं ना कहीं छुटमुट सांप्रदायिक दंगे जरूर भड़के हैं सॉरी। लेकिन केवल गुजरात में जहाँ जहाँ पर पूरा दारोमदार मोदी जी पे था, वहाँ पर एक भी दंगे नहीं हुए। साथ साथ में वहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी जी और जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, लीडर थे, वो बिल्कुल कायल हो गए मोदी जी के। लेकिन असली मोदी जी की टर्नओवर आया, जो थी एकता यात्रा, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर तक जानी थी। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप वीडियो में भी देखिएगा कि जब ये यात्रा जा रही थी तो कश्मीर तो आतंकियों का गढ़ है ही। अब तो जाके थोड़ा बहुत स्थिति भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन उस समय आज से लगभग 35-40 साल पहले की बात कुछ अलग ही हुआ करती थी। उस समय आतंकवादियों का चलता था वहाँ पर, अभी भी चलता, अभी भी वहाँ जाने में डर रहती, लेकिन उस समय तो उस वक्त आतंकवादियों ने दीवारों पे ये लिख दिया था कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम यहाँ आकर दिखाओ, अगर तुम जिंदा चले गए तो हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे। ये बड़े बड़े उसमें लिखा गया था वहाँ पर। जब मोदी जी का वो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है वो भी है, आप देख लीजिएगा जरूर। मोदी जी ने कहा कि हम आ रहे हैं, कश्मीर आएंगे, लाल चौक पर तिरंगे झंडे को लहराएंगे, तुम्हें जो कुछ करना है करके देख लीजिए। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। मोदी जी ने आखिरकार वो यात्रा भी करी, निडरता देखिए, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद था मोदी जी के पास, तो ये इतनी दुर्बलता बिल्कुल रही नहीं। निडर थे, आतंकवादियों के गढ़ में पहुंचे, वहां पर तिरंगा फहराया। उसके बाद जितने भी वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, सबके सब कायल हो गए। पूरे बीजेपी को पता चल गया कि भैया मोदी जी जो निडर आदमी है, ये आगे जाने वाले टाइम पे बहुत कुछ करेगा। खैर, भले ही बाद में कुछ कारणवश ये जितनों के भी बारे में मैंने आपसे बात करी, कट्टर विरोधी हो गए मोदी जी के, और इतने ज्यादा कट्टर हो गए कि इनको दबाने की पूरी भरपूर कोशिश करी किसी कारणवश हम जान। अब आया वो क्षण, कुरुक्षेत्र का मैदान, जब मोदी जी जिनकी उंगलियां पकड़ पकड़ के चलना सीखे थे, जब उन्होंने ही किसी कारणवश उनके कट्टर विद्रोही हो गए, तो किस प्रकार मोदी जी वहां से निकले, और किस प्रकार उनके जीवन में जो उन्होंने बचपन से संघर्ष किया था, लोगों से मिले थे, तो वो उनका किस प्रकार काम आया, वो हम बात करते हैं। दरअसल गुजरात में उस वक्त बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाडेला। अब 1995 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में गुजरात असेंबली में बीजेपी की सरकार आई, लेकिन जो दोनों नेता थे, उन दोनों के बीच आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गया सीएम पद को लेकर। केशुभाई पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह वाडेला बिल्कुल खुश नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से पार्टी ने उनको समझाया बुझाया। उन्होंने 3 शर्तें रखी। दरअसल शुरुआत में तो दोनों नेताओं को लग रहा था कि मोदी जी एक युवा हैं, अभी ये हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं, लेकिन जो ओहदा मेंटेन कर लिया था मोदी जी ने, उनकी जो प्रेजेंस बन चुकी थी, छवि बन चुकी थी, उससे सबके सब घबराए हुए थे कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए मोदी जी। तो शंकर सिंह वाडेला ने जो 3 शर्तें रखी, उसमें तीसरी शर्त ये थी कि मोदी जी को गुजरात से हटा दिया जाए, गुजरात से इन्हें मतलब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। भले ही बीजेपी ने जनरल सेक्रेटरी बनाकर मोदी जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें साथ साथ में 4 राज्यों का प्रभारी भी बनाया, लेकिन हर किसी को पता था कि ये क्यों किया गया है। मोदी जी को भी पता था, हर कोई मतलब मोदी जी नाराज थे कि भैया उन्हें समझ में आ गया था ना कि मुझे क्यों यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि उन्हें गुजरात जाना। आखिरकार
वो क्षण भी आया। केशुभाई पटेल जी का स्वास्थ्य गिरने लगा और साथ साथ में 2001 के दौरान वहाँ पर कच्छ में भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया था वो। तो उसमें जो केशुभाई पटेल और उनके जो सहकर्मी थे वो स्थिति को, परिस्थितियों को कंट्रोल में करने में थोड़ा बहुत नाकामयाब रहे। तो वहाँ पर क्योंकि होता है ना, जब भूकंप आता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, उसको पूरा सुचारू ढंग से नहीं कर पाए वो इतना। बीजेपी को कोई और कैंडिडेट नहीं मिला। फिर दोबारा से एंट्री होती है मोदी जी की गुजरात में। गुजरात भेजा गया है कि आप जाके परिस्थितियों को संभालो। फिर मोदी जी ने वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल में जो काम किया है वो इतना बढ़िया काम किया। उसी दौरान मोदी जी ने रिप्लेस कर दिया है केशुभाई पटेल को सीएम पद से, और अब सीएम बने कौन? मोदी जी। और उसी दौरान कुछ समय बाद ही इलेक्शन भी होने वाले थे, लेकिन जब रिप्लेस किया, लेकिन इलेक्शन से पहले ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने कि मोदी जी के, कहा जाए तो पूरे उनके राजनीतिक क्या बोलेंगे, पूरा उन्होंने उनके राजनीतिक मार्ग को ही हिला डाला। और अभी भी उन पे एक ये थोड़ा बहुत ये दाग धब्बे हैं मोदी जी पे, जो गुजरात में गुजरात दंगे हुए। ये बोल लीजिए कि वहीं से सीख कर मोदी जी आज इस लेवल में कि विश्व के सबसे बड़े नेता के तौर पे हैं, जो वो कठिनाइयां झेलते हुए। देखिए, कुछ भी चीज़ ना आसान कुछ नहीं होता है, बहुत मुश्किलें करके जो आगे बढ़ता है ना, वही भले उस समय उसे मुश्किलें हो, लेकिन वो आगे चलकर विश्व विजेता बनता है। तो मोदी जी ने इन घटनाओं से ही सारी चीज़ें आई। बात करेंगे गुजरात दंगे की। आप सभी को पता होगा कि साबरमती एक्सप्रेस थी, अयोध्या जा रही थी, 2 डब्बों में आग लगी और वहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई। साथ में फिर इस पार्टी ने भी वो किया, तो टोटल मिला के 1000 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई उस दंगे में। भले ही खैर मोदी गवर्नमेंट ने साफ शब्दों में, ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जो भी दंगाई मिले उसे गोली मार दो, लेकिन फिर भी उनपे ये लालचन रहेगी कि गुजरात दंगों में इतने लोग मारे। यहाँ से शुरुआत होती है मोदी जी की असली परीक्षा की, और असली जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वो अब बनने वाला। तो 2001 में गुजरात दंगों के बाद पूरा समीकरण ही बदल गया। जितने भी आला कमान थे बीजेपी के, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो, सब के सब कट्टर विरोधी हो गए मोदी जी के। दरअसल इसके पीछे भी कारण है कि दरअसल उस समय जो गवर्नमेंट थी सेंटर में, वो गठजोड़ की राजनीति चल रही थी, मतलब गठजोड़ की सरकार थी वो। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने साथ साथ 20 दलों को साथ में लेके चल रहे थे। 20 अलग अलग दल थे और सारे के सारे दल कट्टर विरोधी हो गए थे बीजेपी के, मोदी जी के। तो उन्होंने सीधा उनको ये कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, कि आपको गुजरात दंगों के ऊपर एक्शन करना ही करना होगा, मोदी जी का इस्तीफा हमें चाहिए। साथ साथ में जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेशों में जाते थे, तो विदेशों में काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं, मॉडर्न कंट्रीज़ है या और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया अमेरिका, सब ने विरोध किया गुजरात दंगों का और मोदी जी का। तो बहुत ज़्यादा डबल प्रेशर आ गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। तो एक ही समाधान था, किसी प्रकार मोदी जी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए, इनका रिजाइन लेना ही लेना होगा। और इस दौरान आपने एक वीडियो भी है, वो यूट्यूब, मतलब न्यूज़ में वो वीडियो भी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मोदी जी बैठे हैं सामने, और मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डायरेक्ट ये कहा कि आप राजधर्म निभाएं साहब, आपका वो दायित्व है, कर्तव्य है। तो मोदी जी ने बोला वही तो निभा रहे हैं। तो इस प्रकार खटाखट, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी हर किसी को पता है उनका नेचर बहुत सॉफ्ट नेचर हुआ करता था, लेकिन अभी हम मोदी जी के एंगल से सोचिए जरा, जिन गुरुओं ने चलना सिखाया, राजनीति में दौड़ना सिखाया, चलना सिखाया, वो कट्टर विरोधी हो गए। साथ साथ में दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष है, वो सारे के सारे कट्टर विरोधी हो गए मोदी जी के। साथ में विदेशों में जो और कंट्रीज हैं वो वीजा तक रिजेक्ट कर दिया, उनको आने में प्रतिबंधित लगा दिया। यानी आदमी ना घर का ना घाट का, घर से तो परेशान थे ही, घर वाले तो ऐसे ही चल रहे थे, साथ में राजनीति में ये, यानी आगे कुआं पीछे खाई, वो वाला स्थिति थी। मोदी जी के सामने कोई साथ नहीं था और सबके सब विरोधी बन गए थे, सबके सब, एक तबके के लोग भी उनके विरोधी बन गए थे। लेकिन मोदी जी जो है ना, कुछ
बोलते हैं ना, संघर्ष करके ही आदमी कुछ ना कुछ बनता है। वो सोना जो होता है ना, सोना तपने के बाद ही स्वर्ण भी निकलता है, और हीरा भी चमकने के बाद ही चमकता है, वरना तो वो काला ही रहता है। तो मोदी जी यहाँ चमके। दरअसल घबराते बिल्कुल भी नहीं थे। बचपन से जो रेबल एटीट्यूड था मोदी जी का, वही दिख रहा था इसमें भी। मोदी जी फिर भी शांत रहे, धैर्य बना के रखा उन्होंने। सोचा कि अच्छे समय का इंतजार मोदी जी ने किया। उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी सिंगापुर की यात्रा करने के लिए जैसे ही जा रहे थे, तो उन्होंने सारे आला कमान को कह दिया था कि मोदी जी का इस्तीफा जब तक मैं आऊँ तो ये सारा जितना भी ये मैटर है इसका ये पूरा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। मोदी जी का आप इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी सिंगापुर से वापस भी आए, तो उन्होंने देखा कि बस का मस पड़ा हुआ है, यानी कुछ भी नहीं निकला। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, एक मीटिंग रखी गोवा में, और उसमें 100% यानी 100% ये बात हो गई। सबने सिग्नेचर कर दिए थे कि अब मोदी जी का यहाँ से इस्तीफा लेना ही लेना है। मतलब वो मीटिंग ही इसलिए थी कि भैया इस्तीफा मोदी जी का लेना ही लेना है, और पार्टियों के लोग भी आ गए। यहाँ पर मोदी जी ने अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया, और बहादुर तो थे, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते थे। चाणक्य की नीति में अव्वल है हमारे मोदी जी। आज भी देखेंगे तभी तो लोग घुटने में आते हैं मोदी जी के। मोदी जी ने जैसी मीटिंग की शुरुआत होनी थी, वैसे ही मोदी जी ने सबके सामने ये घोषणा कर दी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। सबके सामने, वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर थे, वहाँ पर सब थे। जैसे ही ये खबर लीक हुई, तो वैसे ही जो मोदी जी के सपोर्टर लोग थे, वहाँ पर नारे लगने की शुरुआत हो गई कि नहीं मोदी जी, आप हमारे वर्ल्ड ग्लोबल लीडर हैं, आप हमारे लीडर हैं, आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई, तब अटल बिहारी तब वहाँ पर अरुण जेटली जी भी पूरी प्रेस के सामने आए, और उन्होंने मोदी जी को कहा कि ये आप अपना इस्तीफा पकड़िए, हम आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तब उन्हें लगा कि नहीं, अभी मोदी जी को हटाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब अभी मोदी जी को हटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सब उछल पुथल हो जाएगा, आगे जो होगा देखेंगे, लेकिन अभी वो करें। लेकिन वहां से इस प्रकार निकले मोदी जी। यानी मोदी से सीखने वाली बात यह है कि जब अपने प्रिय होते हैं वो भी अपने खिलाफ हो जाएं, तो भी आपको धैर्य रखना चाहिए। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए ना, उसके बाद भी आप तो आप ही हो ना, आपके अंदर तो जो जोश है वो तो है ना, तो उस समय भी घबराओ मत, जो भी होगा देखी जाएगी। ये होता है रिवल एटीट्यूड, और ये है हमारे मोदी जी। क्या बहरहाल उसके बाद 3 इलेक्शन हुए गुजरात में, और लगातार मोदी जी जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे वहाँ पर, और बहुत अच्छा काम भी मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा अव्वल लेवल का काम किया। उसके बाद 2 बार लगातार लोकसभा का इलेक्शन जीता। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं 2 बार कंटिन्यूसली जीत चुके हैं। 2024 के इलेक्शन अगले साल ही हैं, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन मोदी जी देखिए ऐसे ग्लोबल लीडर बन चुके हैं आज के टाइम पे कि आज के समय में जो देश उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था कि तुम्हें भैया वीज़ा नहीं देंगे, तुम्हारा आना यहाँ पर प्रतिबंधित है, वो आज की डेट में वो सारे देश अपने यहाँ के प्रोटोकॉल को तोड़ के मोदी जी का स्वागत करते हैं। आप हर जगह देख लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, और आप सबको पता भी होगा अगर आप ये चलचित्र में अभी तक बने हुए। लंबा हो गया वैसे ये, क्योंकि मोदी जी की जीवन कथा बोल लिया जाए या जीवनी है ही इतनी बढ़िया। तो इस प्रकार से आज प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। अभी तो 2022-2023 में वो ग्लोबल सर्वे हुआ था, ग्लोबल लीडरशिप सर्वे हुआ था, उसमें मोदी जी अव्वल नंबर पे हैं, 71% अंक, बाकियों के तो बहुत पीछे है, 50 से पीछे। तो इस प्रकार मोदी जी का ऐसे संरक्षण हुआ, ऐसे करके घर से बाहर गए, और बाहर जाके जो उन्होंने, दरअसल इसमें क्या है कि वास्तविक शिक्षा जो होती है ना, वो मोदी जी ने ली थी। मोदी जी किताबी उसमें नहीं गए, रट्टा नहीं मारा कि मुझे नौकरी करनी है और मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है, नहीं, उन्होंने वास्तविकता सीखी, जीवन की वास्तविकता। इसीलिए आज की डेट में इतने बड़े लीडर हैं कि भैया पूरा विश्व उनका डंका मानता है। तो इस प्रकार मोदी जी से हम इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अंत में दोबारा से मोदी जी, आपको आज के इस आपके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, बाबा केदार का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, और आप इसी प्रकार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहें, और इसी प्रकार हम आपसे सीखते हैं। तो अंतिम आपके लिए न संघर्ष न परेशानियां, तो क्या मजा फिर जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।